सर। प्रणाम सर। थैंक यू सर। बिना नाम मेंशन किए और बिना होम टाउन मेंशन किए आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए। सर मैंने वर्ष 2013 में मैट्रिक की परीक्षा से मैंने वर्ष 2011 में पास की है। 2013 में सर मैंने इंटर किया है MLSM कॉलेज दरभंगा से। सर वर्ष 2016 में मैंने SMR CK कॉलेज LNMU दरभंगा से फिज़िक्स में स्नातक की परीक्षा पास की है। सर उसके बाद मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रही हूँ। इस क्रम में सर मैंने 2 बार साक्षात्कार भी किया है, लेकिन सर अंतिम रूप से चयन नहीं हो पाया है। सर इसके अतिरिक्त मैं मिथिला पेंटिंग भी करती हूँ। तो पिछली बार के जो इंटरव्यूज आपके रहे उसमें मार्क्स क्या थे? सर पिछले बार मुझे सर 76 मार्क्स मिले थे और सर उससे पिछले बार मुझे सर 68 मार्क्स मिले थे। 68 और 76। जी सर। आपने रियलाइज किया कि और कहाँ इम्प्रूवमेंट की जरूरत है? जी सर। सर मैं थोड़ा सा नर्वस हो जाती हूँ, शायद मुझे लगा कि वही मेरी कमी बहुत बड़ी रही है सर। तो आपको देख के तो नहीं लग रहा ऐसा कि आप नर्वस हैं? सर मैंने उस पर कार्य किया है। उस पर काम किया है? जी सर। अच्छा। आपने फिजिक्स से ग्रेजुएशन किया ना? जी सर। एंट्रोपी वर्ड जानते हैं? जी सर। किस एस्पेक्ट में यूज किया जाता है? सर ये थर्मोडायनेमिक्स में यूज़ किया जाता है। ये किसी भी सब्सटेंस में जो अनस्टेबिलिटी होती है सर, उसके संदर्भ में सर यूज़ किया जाता है। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स से रिलेशन है इसका कुछ? जी सर। एकॉस्टिक्स ऑफ बिल्डिंग क्या है? सर एकॉस्टिक्स साउंड से रिलेटेड है सर। इसके आगे सर अभी मुझे ध्यान नहीं है सर। ठीक है। डॉपलर इफेक्ट? जी सर। सर डॉपलर इफेक्ट साउंड और लाइट दोनों के ही संदर्भ में होता है। सर जब भी कोई मीडियम के पास कोई भी पार्टिकल आता है, अगर आप बोले तो मैं एक एग्जांपल से समझा सकती हूँ सर। अगर हम सर जैसे कि ट्रेन आती है हमारे नज़दीक, अगर हम स्टेशन पर रहते हैं और ट्रेन सर हमारे नज़दीक आती है तो हमें उसकी तेज़ आवाज़ सुनाई देती है। लेकिन सर जैसे ही ट्रेन हमसे दूर होती है तो हमें उसकी आवाज़ थोड़ी धीमी सुनाई देती है। तो मीडियम जब भी सोर्स नज़दीक आता है सर तो उसका साउंड ज़्यादा हो जाता है, और जब वो दूर जाता है सर तो उसका साउंड थोड़ा कम हो जाता है। इसे ही सर डॉपलर इफेक्ट कहते हैं। फिजिक्स से ग्रेजुएशन करने के बाद आपने मैथिली लिटरेचर ऑप्ट किया BPSC में? जी सर। सर इसीलिए क्योंकि सर मेरी मातृभाषा मैथिली है, और सर मैंने जब सिलेबस देखा तो मुझे लगा कि सर मैं कर सकती हूँ। तो सर इस कारणवश मुझे मैनेजेबल भी लगा सिलेबस, तो सर इस कारण से मैंने। विद्यापति जी का कोई दोहा आपको याद आ रहा? जी सर। सर उन्होंने महेशवाणी, नचारी और भी कई पदों की रचना की है। सर मैं नचारी सुनाऊं या फिर महेशवाणी? बिल्कुल, कोई जो जी सर। कखन हरब दुख मोर हे दीनानाथ, दुख है जन्म भेल, दुख है जीवन गेल, दुख है जन्म भेल, दुख है जीवन गेल, सपनों नहीं सुख मोर हे दीनानाथ, कखन हरब दुख मोर। थैंक यू सर। ललका पाग? जी सर। क्या ये? सर ये कथा संग्रह है, राजकमल चौधरी की है सर। जी सर। विषय क्या है इसका? सर ये समाज के विभिन्न बिंदुओं पर सर इसे केंद्रित किया गया है। समाज में जो भी सर असमानताएं हैं, वो स्त्री शिक्षा हो और जो भी समाज में सर बुराइयां हैं, उनको इसमें बिंदुवार रूप से अलग अलग कथाओं के माध्यम से सर प्रतिबिंबित किया गया है। थैंक यू सर। मधुबनी पेंटिंग की कुछ विशेषताएं बताएं। जी सर। सर मधुबनी पेंटिंग आज जैसे कि बहुत ही लोकप्रिय है और G20 में भी सर हमने इसे देखा है, और मुख्यतः ये महिलाओं के द्वारा ही की जाती है, लेकिन आज फ़िलहाल में कुछ पुरुष कलाकार भी इसे कर रहे हैं सर। और आज ये आय के उपार्जन के लिए बहुत बड़े साधन के रूप में उभरा है, जिससे कि महिलाएं सशक्त हो सकी हैं सर। इस कला की अपनी कुछ विशेषताएं, कैसे किया जाता है? जी सर। सर सबसे पहले हम इसमें स्केचिंग करते हैं और प्राकृतिक कलर का यूज़ किया जाता है सर। हालांकि सर अभी कुछ समय से हम एक्रिलिक पेंट्स का यूज़ कर रहे हैं सर। ये मुख्यतः 3 तरह का होता है। भीति चित्र सर जो कि दीवारों पर होता है, अड़िपन जो कि सर हम रंगोली के रूप में बनाते हैं, और पटचित्र सर जैसे कि हम कागज़ या फिर किसी भी फैब्रिक पर बनाते हैं सर।
अभी आपने G20 का उल्लेख किया है। जी, G20 में मिथिला पेंटिंग स्टॉल का प्रतिनिधित्व किन्होंने किया था? क्षमा करें सर, अभी मुझे ध्यान नहीं है। शांति देवी उनका नाम है। थैंक यू सर। ठीक है, वो मधुबनी में जितवारपुर क्षेत्र है, जी, वहाँ जी, से जी। बिलोंग करती हैं। थैंक यू सर। बिहार में बिहार सरकार के द्वारा नारियों के उत्थान के लिए या नारी सशक्तिकरण के लिए अनेक उपाय, अनेक नीतियाँ, अनेक कार्य किए जा रहे हैं। इसके बावजूद बिहार में ऐसा देखा जाता है कि जो नारी शक्ति है वो चाहे वो सामाजिक या आर्थिक या सांस्कृतिक या राजनीतिक मोर्चे पर काफ़ी पीछे हैं अन्य राज्यों की तुलना में। अगर आपका चयन होता है तो आप अपने क्षेत्र विशेष में महिलाओं के उत्थान के लिए किस प्रकार काम करेंगे और विशेषकर घरेलू हिंसा जैसी समस्याओं का समाधान आप कैसे करेंगे? सर, मैं सरकार की जो कानून है उन्हें सर मैं सुचारू रूप से लागू करने का प्रयास करूंगी। सर, अक्सर ये देखा जाता है कि सरकार की योजनाओं का वंचित वर्गों तक सही रूप में उन्हें नहीं मिल पाती है। सर, मतलब अधिकारी होने के नाते मेरा प्रथम दायित्व तो सरकार के जो भी योजनाएं हैं उनका ज़मीनी स्तर, जो महिलाएं और जो वंचित वर्ग है वहाँ तक मैं पहुँचाऊँगी सर। कैसे? सर, इसके लिए सर हम एक टीम वर्क के रूप में कार्य करेंगे और समय समय पर सर उस योजनाओं की मॉनिटरिंग करेंगे। बिहार कृषि के समक्ष कौन सी समस्याएं देखती हैं और बिहार कृषि के सामने कौन सी संभावनाएं देखती हैं? जी सर, अगर समस्या की बात करें तो प्रच्छन्न बेरोजगारी जिसे हम कहते हैं वो बिहार की एक समस्या है। पूरे भारत में है। जी सर। थोड़ा बिहार स्पेसिफिक बताइए। प्राकृतिक आपदा की समस्या सर, बिहार अक्सर प्राकृतिक आपदाओं से, जहां सर उत्तरी बिहार बाढ़ से और दक्षिणी बिहार सूखे की समस्या से प्रतिवर्ष खेतों को और कृषि को नुकसान पहुंचती है सर। इससे एक बहुत ही बड़ा उत्पादन प्रभावित होता है। और सर बिहार कृषि में तमाम समस्याएं हैं। जी सर। कुछ और बताइए। सर, किसानों को उचित आय नहीं मिल पाती है। ऐसा देखा जाता है कि सर जो मध्यम वर्गीय जो लेनदार हैं, बीच में मध्यस्थ हैं, वो इसका अधिक लाभ उठाते हैं सर। संभावनाएं बताइए बिहार कृषि के सामने। जी सर, बिहार कृषि के सामने से देखा जाए तो अनेक संभावनाएं हैं सर। अगर हम मिथिला क्षेत्र की बात की जाए तो सर जैसे मखाना है जिसका कि अभी वर्ल्ड में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किया जा रहा है। अनेक हम वर्ल्ड में एक्सपोर्ट किया जा रहा है। जैसे मिथिला मखाना को हमने GI टैग भी दिया है। तो सर उसके खेती के लिए भी सरकार ने बहुत ही प्रोत्साहन दिया है और शोध संस्थान की भी स्थापना की है सर। इसके अलावा हम शाही लीची और विभिन्न खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में एक बहुत बड़ी संभावना के रूप में देखते हैं। जी सर। बिहार सरकार के राजकोषीय प्रदर्शन को कैसे मापा जा सकता है? कुछ पैरामीटर बताइए। क्षमा करें सर, अभी मुझे ध्यान नहीं है। इस साल का जो बिहार सरकार का बजट रहा है वो बजट हम पूरी तरीके से दूसरी लाइन में आई थिंक ये स्टेटमेंट था कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि बिहार सरकार अपने बजट को FRBM एक्ट के अनुरूप प्रस्तुत कर रही है। FRBM एक्ट के अनुशंसाओं के आधार पर है ये। जी सर। तो क्या है उसके कुछ पैरामीटर बता सकती हैं आप? सर, इसके अंदर ये था कि हमें 3% के अंदर ही सर हमें अपने ऋण को, क्षमा करें सर, मुझे अभी स्पष्ट जानकारी याद नहीं आ रही है, मैं क्षमा चाहती हूँ। राजस्व घाटे के बारे में कोई बातचीत हुई है क्या? जी सर, राजस्व घाटे को सर 3% से अंदर रखना है और बिहार इसे प्राप्त कर रहा है, किया है बिहार ने सर। 2.98 शायद सर % है। वो राजकोषीय घाटे को शायद आप बता रही हैं। राजस्व घाटा सॉरी सर। क्या होता है राजस्व घाटा? सर एक वित्तीय वर्ष में हम जितना लेन देन करते हैं सर उसे हम राजस्व घाटा के रूप में। घाटा क्या होता है? राजस्व घाटा अपना बताइए, मुझे बताइए। डेफिसिट घाटा क्या है? सर, अगर निर्यात से अधिक आयात हो तो हम इसे डेफिसिट के रूप में जान सकते हैं। ये तो आप व्यापार में चले गए, आप व्यापार घाटा बता रही हैं। मैं आपसे कह रहा हूँ सिंपल टर्म में बताइए, घाटा किसे कहते हैं? डेफिसिट क्या है? आय व्यय के संदर्भ में बताइए। सर, जब हमें व्यय अधिक हो आय से तो सर हम उसे घाटा कहते हैं। बजट के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं। जी सर। तो घाटा हुआ। थैंक यू सर। GDP एक वर्ड है और एक वर्ड है GVA। इन दोनों में डिफरेंस बता सकती हैं, अंतर बता सकती हैं? GDP और GVA में क्या अंतर है? क्षमा करें सर। इसके बारे में बात करेंगे। जी सर।
ई गवर्नेंस क्या है? जी सर। ई गवर्नेंस बिहार राज्य के लिए कितना ज़्यादा यूजफुल है? सर ई गवर्नेंस से तात्पर्य ऐसे प्रशासन का है जिसमें कि हम इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का यूज़ करते हैं और जिससे कि प्रशासन में दक्षता और निष्पक्षता आ सके। अगर सर हम बिहार सरकार की बात करें तो बिहार सरकार ने इस कड़ी में विभिन्न प्रकार की योजनाएं भी लाई है और सर अभी जैसे कि विभिन्न कार्यालय इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से कार्य भी कर रहे हैं सर, तो सर इससे कहीं ना कहीं प्रशासन में निष्पक्षता क्या इसका आएगी। कोई जो है राजस्व पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा क्या बिहार सरकार के? जी सर। क्या प्रभाव पड़ेगा? सर इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा सर राजस्व पे। नकारात्मक क्या प्रभाव पड़ सकता है? या इसको इम्प्लीमेंट करने में क्या बाधाएं आ सकती हैं, क्या चुनौतियां आ सकती हैं? सर अगर हम बाधाओं की बात करें तो अभी भी कुछ लोग तकनीकी में उतने दक्ष नहीं हैं सर, तो मुझे लगता है कि सर टेक्नोलॉजी में लोगों को दक्ष करने में थोड़ी बाधाएं आएंगी, लेकिन समय के साथ सर उसे हल कर लिया जाएगा। ओके, गुड। थैंक यू सर। ठीक है मीनू, वेट कीजिए, हम आपको बुलाएंगे। थैंक यू सर। कैसा लगा आपको आपका इंटरव्यू? सर अच्छा लगा, थोड़ा नर्वस थे सर लेकिन किस डेट को है आपका इंटरव्यू? 12 को है। तो अब तो कंटिन्यू पटना में ही हैं आप। जी सर। बहुत पॉजिटिव है आपके साथ, वे ऑफ एक्सप्रेसिंग योर आंसर्स, कम्युनिकेशन, कंपोजर, आप प्रेशर जो भी आपके अंदर रहा हो लेकिन बाहर से फील नहीं होता। ठीक है, थैंक यू सर। ये जो थ्रेड वगैरह है इनको आप हटा रिमूव कर लीजिएगा। हाँ सर हटा लेंगे सर। हाथ में भी वो जो बांधा हुआ आपने, ठीक है। ड्रेसअप अच्छा है आपका, यही ड्रेस रहेगा आपका? नहीं सर, दूसरी साड़ी है। हाँ ठीक है, ड्रेस सारी रहेगी, ठीक है, लेकिन कंटिन्यू उसको यूज़ कीजिएगा कि कंफर्ट हो जाइए। और 12 को है तो आपके पास थोड़ा टाइम है। हाँ सर। इकोनॉमिक्स में आपको ज़्यादा कोई कॉन्सेप्चुअल चीज़ें नहीं देखनी है। इकोनॉमिक्स में एटलीस्ट आप इकोनॉमिक सर्वे और बजट को ठीक से देख लीजिए। बेसिक कॉन्सेप्ट्स। हाँ, बजट में जैसे क्या है ना, इस बार का बजट FRBM एक्ट के अनुसार कहा गया और प्रस्तुत हुआ है। राजस्व घाटे को जीरो करने की बात की गई, राजस्व सरप्लस की बात की जा रही है ना, तो सरकार का जो टर्मिनोलॉजी है उसको केवल एटलीस्ट समझ लीजिए आप। इंट्रोपी का और बेहतर आंसर हो सकता था, आपने एग्जैक्टली रिकलेक्ट नहीं किया। हाँ ठीक है, तो फिजिक्स के जो बेसिक थ्योरीज है ना, बर्नौली का थ्योरी है, आर्किमिडीज का थ्योरी है, डॉपलर इफेक्ट है, एकॉस्टिक्स ऑफ बिल्डिंग, ये आपके साउंड के चैप्टर में रहा होगा, है ना, तो बस थोड़ा सा ब्रशअप कर लीजिए। ओके, बेस्ट ऑफ लक।